नमस्ते। अर्थ साइंसेज के इस नए बैच का इस ओरिएंटेशन एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक जियोलॉजिस्ट के तौर पर हमारा काम सिर्फ पत्थरों को देखना नहीं है। आज हम अपने ग्रह के उन बुनियादी पदार्थों की यात्रा शुरू करने वाले हैं जो सच में इस पूरी दुनिया को चलाते हैं। आज बात होगी पृथ्वी के आधारभूत निर्माण खंडों से लेकर ऊर्जा मैनेजमेंट के भविष्य तक की। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी पृथ्वी के इस छुपे हुए खजाने को समझते हैं। आज के इस सिलेबस पर नजर डालें तो हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। पहला, पृथ्वी के मूल निर्माण खंड। दूसरा, संसाधन निकालने की तकनीकें। तीसरा, खनिजों का वैश्विक वितरण। चौथा, पारंपरिक ऊर्जा। पांचवा, गैर पारंपरिक ऊर्जा समाधान। और आखिर में छठा, हमारे ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करना। तो शुरुआत करते हैं पहले मॉड्यूल से, पृथ्वी के मूल निर्माण खंड। आखिर इस जमीन के नीचे असल में है क्या? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरा एक बेकर के बारे में सोचिए जो बिस्किट बना रहा है। उसमें आटा, दूध, चीनी सब कुछ मिलाया जाता है। लेकिन क्या बेक होने के बाद आप उन चीजों को अलग अलग देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी पृथ्वी की चट्टानें भी ना बिल्कुल उसी बिस्किट की तरह हैं। इनमें कई अलग अलग पदार्थ आपस में मिले होते हैं और चट्टानों के भीतर छिपे इन्हीं अदृश्य पदार्थों को हम खनिज या मिनरल्स कहते हैं। है ना कमाल का सादृश्य? अगर तकनीकी भाषा में कहें तो खनिज ऐसे प्राकृतिक पदार्थ है जिनका एक फिक्स केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक संगठन होता है और सबसे खास बात, ये बिना किसी इंसानी दखल के प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बनते हैं। अब एक दिलचस्प बात सुनिए, पृथ्वी पर 2800 से भी ज्यादा तरह के खनिज मौजूद हैं, लेकिन इंडस्ट्री के नजरिए से सिर्फ 100 खनिजों को ही अयस्क या ओर माना जाता है जो माइनिंग के लिए काम के होते हैं। जब आप फील्ड में होंगे तो सैंपल्स को पहचानना सबसे जरूरी होगा। बनावट के हिसाब से खनिजों को मुख्य रूप से धात्विक और अधात्विक यानी मेटालिक और नॉन मेटालिक में बांटा जाता है। धात्विक खनिजों में कच्ची धातु होती है। ये कठोर होते हैं। इनमें भी दो प्रकार हैं। पहला लौ या फेरिस, जिनमें आयरन होता है जैसे लौ अयस्क, और दूसरा अलौ या नॉन फेरिस, जिनमें लोहा तो नहीं होता पर सोना, चांदी या तांबा होता है। वहीं दूसरी तरफ हैं अधात्विक खनिज। इनमें धातु नहीं होती। चूना पत्थर, अब्रक और यहां तक कि कोयला और पेट्रोलियम जैसे फ्यूल भी इसी कैटेगरी में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ, संसाधन निष्कर्षण यानी जमीन से इन्हें बाहर निकालने की तकनीकें। अब ये खजाना बाहर कैसे निकलेगा? ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि खनिज कितनी गहराई में है। अगर वो सतह के बिल्कुल पास है तो बस ऊपरी परत हटाइए, इसे ओपन कास्टिंग खनन कहते हैं। अगर गहराई बहुत ज्यादा है तो शाफ्ट या गहरे बोर बनाने पड़ते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तो जमीन में और भी नीचे होते हैं, उनके लिए ड्रिलिंग करनी पड़ती है। और जो चीजें एकदम सतह पर ही मिल जाएं, उन्हें बस आसानी से खोदकर निकाल लेते हैं, जिसे उत्खनन या क्वरिंग कहा जाता है। दैनिक उद्योग संचालन में ओपन कास्ट कोयला खदानों का नजारा कुछ ऐसा ही होता है। जरा इस भारी मशीनरी और स्केल की कल्पना कीजिए। जब खनिज कम गहराई पर होते हैं तो बड़े पैमाने पर जमीन की ऊपरी परत को हटाकर इन संसाधनों को ट्रकों में लोड किया जाता है। ये काम जितना बड़ा दिखता है, इसमें मेहनत भी उतनी ही ज्यादा लगती है। लेकिन सोचिए, जब ये संसाधन समंदर के एकदम नीचे हों तब क्या होगा? वहां असली इंजीनियरिंग की परीक्षा होती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए गहरे समंदर में ऑफशोर ड्रिलिंग करनी पड़ती है। ये कुएं सतह से बहुत बहुत नीचे होते हैं। ये ड्रिलिंग प्रोसेस तकनीकी रूप से जितना एडवांस्ड है, इसमें उतना ही भारी इन्वेस्टमेंट और अचूक सटीकता चाहिए होती है। आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 3 पर, खनिजों का वैश्विक वितरण। ये संसाधन दुनिया में फैले कैसे हैं? देखिए, खनिजों का बंटवारा पूरी दुनिया में एक जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बड़े पजल की तरह है। आमतौर पर जितने भी धात्विक खनिज हैं वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों यानी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बड़े पठारों में मिलते हैं, जैसे स्वीडन का लौ अयस्क या कनाडा का तांबा। दूसरी तरफ अधात्विक खनिज और जीवाश्म ईंधन मैदानी इलाकों और युवा पर्वतों की अवसादी परतों में यानी सेडिमेंट्री स्ट्राटा में पाए जाते हैं। अगर महाद्वीपों के हिसाब से इसे संक्षेप में देखें तो एशिया अकेले दुनिया के आधे से ज्यादा टिन का उत्पादन करता है। यूरोप लोह अयस्क में सबसे आगे है। उत्तरी अमेरिका में कैनाडियन शील्ड लोहे के लिए और एपलाइशियन इलाका कोयले के लिए मशहूर है। और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है। पर यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानें मौजूद हैं। ये लगभग 4300 मिलियन वर्ष पुरानी हैं। मतलब हमारी पृथ्वी के बनने के महज 300 मिलियन वर्ष बाद की चट्टानें। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। अब आते हैं मॉड्यूल 4 और 5 पर, ऊर्जा संक्रमण यानी पारंपरिक से गैर पारंपरिक ऊर्जा की ओर हमारा बेहद जरूरी सफर। आज के दौर में आधुनिक जियोलॉजी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं जैसे जलाव लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम, जिनका हम लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि हम इन्हें जिस तेजी से खर्च कर रहे हैं, ये बन उससे कहीं ज्यादा धीमी गति से रहे हैं, तो जाहिर है ये सीमित भंडार जल्दी खत्म हो जाएंगे।
दूसरी तरफ हैं स्वच्छ और गैर पारंपरिक विकल्प, जैसे सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा। ये नवीकरणीय हैं और सच कहें तो यही हमारा भविष्य है। जरा पुरानी और नई अप्रोच का फर्क देखिए। थर्मल पावर के लिए जो कोयला इस्तेमाल होता है वो लाखों साल पहले तब बना था जब विशाल पेड़ पौधे और दलदल जमीन के नीचे दब गए थे। इसीलिए कोयले को ऐतिहासिक रूप से दबा हुआ सूरज या बरीड सनशाइन भी कहते हैं। लेकिन इसे जलाने से भारी प्रदूषण होता है। इसके उलट अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो विंड फार्म्स बिल्कुल स्वच्छ ऊर्जा देते हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना टर्बाइन्स के जरिए बिजली बनाना, ये सच में एक आधुनिक अप्रोच है। आइए कुछ गैर पारंपरिक विकल्पों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। नेचुरल गैस को एक ब्रिज फ्यूल माना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण सेतु की तरह है क्योंकि ये सबसे स्वच्छ हाइड्रोकार्बन है जो जीवाश्म ईंधन से पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंचने का वक्त देता है। इसके अलावा हमारे पास यूरेनियम और थोरियम के विखंडन से मिलने वाली परमाणु ऊर्जा है और बायोगैस भी है, जहां जैविक कचरे को मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलकर उसका शानदार इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं हमारे आखिरी मॉड्यूल 6 पर, हमारे ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करना। यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है जिस पर इस इंडस्ट्री में कदम रखने वाले हर नए छात्र को सोचना ही चाहिए। ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है और ग्लोबल रिजर्व तेजी से खत्म हो रहे हैं। तो जिस खतरनाक स्पीड से हम जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं, उसे देखते हुए हम इन संसाधनों को पूरी तरह से खत्म होने से कैसे रोक सकते हैं? देखिए, इसका जवाब सिर्फ नए खजाने खोजने में नहीं है। असली उपाय है व्यावहारिक संरक्षण। कंज्यूमर लेवल पर डिमांड को कम करना उतना ही जरूरी है जितना कि नई सप्लाई खोजना। इस्तेमाल ना होने पर उपकरण बंद करना, डिवाइस का अनुकूलित उपयोग, रिन्यूएबल एनर्जी अपनाना और नियमित रूप से एनर्जी ऑडिट करना, ये सब बहुत जरूरी और कार्रवाई योग्य कदम है। ऊर्जा बचाना सिर्फ आम जनता का काम नहीं है। एक जिम्मेदार इंडस्ट्री के तौर पर हमें अपने काम में भारी दक्षता लानी होगी। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही पावरफुल बात कहना चाहूंगा जिसे हमेशा याद रखिएगा। बचाई गई ऊर्जा ही उत्पन्न की गई ऊर्जा है। आज आप जो ऊर्जा व्यर्थ होने से बचाते हैं, समझ लीजिए आपने कल के लिए उतनी ही ऊर्जा पैदा कर ली। एक उज्जवल ऊर्जा भविष्य बनाने में आप सबकी भूमिका बहुत अहम है। तो खुद से पूछिए, इस ग्रह के भविष्य के संरक्षक के रूप में कल उठाया जाने वाला आपका पहला कदम क्या होगा?